हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल यूपीएससी साइको लेट्स क्रैक। आज हम इस वीडियो में यूपी पीसीएस साइकोलॉजी ऑप्शनल का सिलेबस देखेंगे। तो देखते हैं जो पेपर फर्स्ट है, इसमें भी दो पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो क्या कहता है। फर्स्ट जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में क्या पूछा गया है, परिचय। सबसे पहले पूछा गया है साइकोलॉजी का जो परिचय है वो दीजिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या पूछा गया है, उसकी विषय वस्तु पूछा गया है। फिर उसके बाद में पूछा गया है विज्ञान में मनोविज्ञान का स्थान, मनोविज्ञान और विज्ञान में क्या रिलेशन है, इसमें विज्ञान में मनोविज्ञान का क्या स्थान है। फिर नेक्स्ट पूछा गया है सैद्धांतिक उपागम। सैद्धांतिक उपागम मतलब कि जो भी थियोरेटिकल अप्रोचेज हैं, सैद्धांतिक उपागम उसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया उद्दीपन अनुक्रिया मतलब स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। फिर नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट कहा गया है आपका मानवतावादी। मानवतावादी संज्ञानात्मक एंड सूचना परक्रमण। स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स मॉडल होता है, एक होता है मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है, एक होता है कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, एक होता है सूचना परक्रमण यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स हो गए। सेकंड यूनिट में क्या पूछा गया है, सेकंड यूनिट में पूछा है विधिया यानी सेकंड यूनिट का नेम है विधिया यानी मेथड। प्रदत्त संकलन की विधिया प्रकृतिवादी निरीक्षण तथा साक्षात्कार। ये क्या कहता है, यानी प्रकृतिवादी जो निरीक्षण करेंगे, जो नेचुरली हम ऑब्जर्व करेंगे उसको, उसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं, क्या कौन कौन से मेथड्स हैं। ऑब्जर्वेशन के जो मेथड है यानी निरीक्षण के जो मेथड है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है, व्यक्तिव्रत। व्यक्तिव्रत मीन्स, व्यक्तिव्रत क्या होता है, जो भी व्यक्तिव्रत परीक्षण मापनीय प्रश्नावली, ये कहता है परीक्षण मीन्स टेस्ट। ठीक है, परीक्षण मीन्स टेस्ट। और जो मापनीय क्या होगा, मापनीय जो होगा जो भी स्केल, और जो प्रश्नावली यानी क्वेश्चन आर। मापनीय यानी किस तरीके से हम मेजर करेंगे, किस तरीके से हम मापेंगे, तो कौन सी स्केल है, किस मेथड से जो है हम किसी भी साइकोलॉजी में जो भी कंक्लूजन बनाते हैं तो उनको कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं। तो ये हो गया स्केल, किस स्केल पर मापते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन आर, प्रश्नावली और केस स्टडी हो गया। ठीक है, परीक्षण हो गया आपका। थर्ड यूनिट पर आते हैं। थर्ड यूनिट क्या कहता है, व्यवहार के जैविक आधार, यानी कि जो जैविक आधार है यानी जो बायोलॉजिकल बेसिस है किसके, बिहेवियर के यानी व्यवहार के। तो उसके लिए केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त तंत्र की रूपरेखा। ये क्या कहता है, एक सेकंड, ये कहता है केंद्रीय और परिधीय स्वायत्त तंत्र की रूपरेखा। मतलब ये कहता है जो भी सेंट्रल और जो फेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम हो गया आपका, जो तंत्रिका तंत्र हो गया, उसकी जो सेंट्रल और जो सेंट्रल हो गया, उसके बाद पेरिफेरल हो गया, उसके साथ साथ और क्या हो गया, पेरिफेरल और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को पढ़ना है इसमें, यानी तंत्रिका तंत्र को पढ़ना है। और क्या पढ़ना है इसमें, लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन इन ब्रेन यानी मस्तिष्क के प्रकारों का स्थानीकरण मस्तिष्क के ब्रेन के प्रकारों का स्थानीकरण यानी लोकलाइजेशन। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है आपका परिमस्तिष्क के गोलार्ध की विशिष्टिया। परिमस्तिष्क के गोलार्ध की विशिष्टिया यानी कि हेमिस्फेयर, हमारा जो माइंड है उसको जो है टू पार्ट, एक तो राइट हेमिस्फेयर होता है, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर, यानी जो गोलार्ध प्रेमस्तिष्क के गोलार्ध की विशिष्टिया। ठीक है, यहाँ पर हेमिस्फेयर को हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है तंत्रिका आवेग और उनका संवहन। तंत्रिका आवेग और उसका संवहन यानी नर्व का जो इम्पल्स होता है और उसका कंडक्शन। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या कहता है, संग्राहकों की व्यवस्था। जो संग्राहक है उनकी व्यवस्था क्या है, यानी कि जैसे ही कोई भी हार्मोन जो है रिलीज होता है या कुछ भी केमिकल रिलीज होता है तो उसको कैसे उसका जो रिसेप्टर की जो प्रोसेस है, उसकी जो व्यवस्था है, उसको कैसे जो है वो काम करता है। संग्राहकों की व्यवस्था यही बताता है। अंतःस्रावी और शारीरिक वृद्धि एवं व्यक्तित्व निर्माण में उनकी भूमिका, यानी जो भी अंतःस्रावी तंत्र होते हैं
जिसको एंडोक्राइन बोलते हैं, और जो शारीरिक वृद्धि और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी निर्माण में उनकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, ये पूछा गया है इसमें। अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। फोर्थ यूनिट क्या कहती है, व्यवहार की उत्पत्ति तथा विकास। व्यवहार की उत्पत्ति तथा विकास, विकास यानी डेवलपमेंट, व्यवहार की उत्पत्ति। अब इसमें क्या है, पहला टॉपिक है इसमें प्रजननात्मक आधार। प्रजननात्मक आधार यानी इसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक फैक्टर। जो जेनेटिक फैक्टर है वो यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय कारक यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट क्या है, बाल पोषण यानी चाइल्ड रियरिंग पूछा गया है। नेक्स्ट कहता है वंचन क्या कहता है आपका, वंचन यानी कोई भी व्यक्ति किस तरीके से वंचित है, वंचित यानी डेप्रीवेशन। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, सांस्कृतिक कारक यानी जो कल्चरल फैक्टर है। ये क्या हो गया, जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर। ठीक है, फिर ये हो गया डेप्रीवेशन हो गया, ये हो गया आपका क्या, चाइल्ड रियरिंग, ये क्या हो गया आपका पेशीय कौशल विकास, भाषा विकास। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपका पेशीय एवं कौशल विकास, यानी पेशीय और जो कौशल यानी उसमें जो स्किल्स का डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, भाषाई विकास, लैंग्वेज को डेवलप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट की बात के बारे में बात की जा रही है, भले ही वो बाल पोषण हो, पेशीय एवं कौशल विकास हो, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी फैक्टर हो। नेक्स्ट क्या कहता है, अवधान एवं प्रत्यक्ष परक प्रक्रियाएं। अवधान यानी अटेंशन, और नेक्स्ट क्या कहता है आपका प्रत्यक्ष परक प्रक्रियाएं यानी परसेप्चुअल प्रोसेस और अवधान। परसेप्चुअल प्रोसेस और अवधान क्या कहता है, फर्स्ट इसमें कहता है क्लासिकी मनोभौतिकी तथा संकेत संज्ञापन सिद्धांत। क्लासिकी मनोभौतिकी तथा संकेत संज्ञापन सिद्धांत मीन्स संकेत संज्ञापन सिद्धांत यानी सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। ये क्या कहता है, संकेत संज्ञापन सिद्धांत, क्लासिकी मनोभौतिकी यानी क्लासिकल साइकोफिजिक्स। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, अवधानात्मक प्रक्रियाएं। अवधानात्मक प्रक्रियाएं क्या है आपका, अटेंशनल प्रोसेस यही आ गया सेम यहाँ पर। फिर चयनात्मक अवधान क्या होगा आपका, चयनात्मक अवधान यानी सेलेक्टिव अटेंशन, चयनात्मक अवधान। अब नेक्स्ट क्या कहता है, संग्रत अवधान मीन्स सस्टेन्ड अटेंशन। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रत्याक्षिक संगठन क्या कहता है, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, आकृति वर्ण गहराई के प्रत्यक्षण। आकृति वर्ण और गहराई के प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन जो संज्ञान है आपका, जो भी आपके जो प्रत्यक्षण है, उन प्रत्यक्षण की क्या क्या फॉर्म्स है, उनकी आकृति क्या होगी, उनके वर्ण क्या होंगे, उनके कलर क्या होंगे, उनकी डेप्थ क्या होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहता है, प्रत्यक्ष परक स्थैर्य मतलब परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या कहता है, स्थिरता और अस्थिरता मतलब कॉन्स्टेंसी, स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी हो गया ये, और परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी होने के साथ साथ नेक्स्ट क्या होगा, स्थिरता और अस्थिरता यानी कॉन्स्टेंसी और इनकॉन्स्टेंसी। फिर नेक्स्ट है विरोधाभास क्या होगा आपका, पैराडॉक्स होगा। किसी भी तरीके का विरोधाभास क्या होगा, प्रत्यक्ष परक संवेदनशीलता तथा प्रत्यक्षात्मक सुरक्षा तथा केंद्रीय निर्धारक। यहाँ पर इस यूनिट में हम पढ़ेंगे इन सभी टॉपिक्स को। प्रत्यक्ष परक क्या होता है, परसेप्चुअल सेंसिटिविटी और परसेप्चुअल डिफेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट। ये क्या कहती है, अधिगम प्रक्रिया अनुबंधन। अधिगम यानी लर्निंग को कहते हैं, अधिगम प्रोसेस अनुबंधन। अधिगम प्रक्रिया किसको कहते हैं, अधिगम प्रक्रिया कहते हैं लर्निंग प्रोसेस को। इसमें कहता है सबसे पहला क्लासिकल, फिर है नोमिक्ति और प्रेक्षणात्मक, वाचिक अधिगम, विधिया, प्रक्रम, विलोपन, विभेदन तथा सामान्यीकरण। इसमें पहला है कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या कहता है, ऑब्जर्वेशनल हो गया। फिर नेक्स्ट क्या होगा, वर्बल लर्निंग हो गया। फिर वर्बल लर्निंग के बाद में क्या होगा,
कैसे हम किसी भी उसको सामान्यकरण कर सकते हैं, उनमें विभेदन कर सकते हैं, उनमें विलोपन कर सकते हैं। यानी जनरलाइजेशन हो गया, विभेदन। विभेदन क्या होगा आपका? विभेदन होगा आपका डिस्क्रिमिनेशन, और एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन क्या होगा? ठीक है। अब है स्मृति कूट संकेतन। स्मृति, स्मृति मीन्स क्या होगी? मेमोरी। कूट संकेतन यानी एनकोडिंग, एनकोडिंग हो गया आपका कूट संकेतन। फिर उसके बाद में क्या होगा? संरचनात्मक, ध्वन्यात्मक, शब्दार्थ, विषय द्वैत, कूट संकेतन, संवेदी, स्मृति, अल्पकालिक। ये क्या कहता है? संरचनात्मक, ध्वन्यात्मक, शब्दार्थ, विषयक द्वैत, कूट संकेतन, संवेदी, स्मृति, अल्पकालिक, दीर्घकालिक, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गई है। फिर हो गया वृत्तात्मक, शब्दार्थ, विषयक, प्रक्रियात्मक। वृत्तात्मक, शब्दार्थ, विषय क्या होता है आपका? 7 पॉइंट होता है आपका। एपिसोडिक मेमोरी हो गई आपकी, सिमेंटिक हो गई, प्रोसीजरल मेमोरी हो गई। वृत्तात्मक यानी एपिसोडिक, और जो आप क्या हो गया? शब्दार्थ, विषयक यानी सिमेंटिक। फिर नेक्स्ट होता है आपका प्रोसीजरल यानी प्रक्रियात्मक। रचनात्मक, स्मृति क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव मेमोरी हो गई। फिर आपकी थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग हो गई, विस्मरण के सिद्धांत यानी फॉरगेटिंग के सिद्धांत। रचनात्मक स्मृति यानी क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव मेमोरी हो गई आपकी। फिर नेक्स्ट है समस्या समाधान, तर्कना तथा चिंतन। अब इसमें क्या होगा? चिंतन यानी थिंकिंग। अच्छा, समस्या समाधान के क्या प्रक्रम होंगे? निर्धारत, आगमनात्मक और निगमनात्मक। ये क्या कहता है? कौन कौन से डिटर्मिनेट्स होंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? इंडक्टिव और डिडक्टिव जो भी रीजनिंग होगी। फिर इसमें क्या कहता है? तर्कना यानी हाइपोथेसिस, परिकल्पना परीक्षण होगा। हाइपोथेसिस का क्या होगा? हाइपोथेसिस का टेस्ट होगा। फिर भाषा तथा विचारण, भाषा तथा विचारण क्या हो गया? लैंग्वेज और थॉट होंगे। और इसमें किस किस कौन कौन सी थ्योरी को इंक्लूड किया गया है? हॉर्फियन के विचार, उनकी समालोचना, चिंतन में सूचना प्रक्रम। चिंतन किसे कहते हैं? हम चिंतन कहते हैं थिंकिंग को। उसमें क्या कहना है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे होगी उसमें। अब संवेग, संवेग किसे कहते हैं? संवेग कहते हैं आपका 9 पॉइंट है संवेग। संवेग यानी इमोशन, स्वरूप तथा विकास, संवेग के सिद्धांत। ठीक है। फिर है देहिक। फर्स्ट है देहिक। देहिक क्या कहता है आपका? साइकोसोशल। और फिर है उसके बाद में संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, विरोधी प्रक्रम। मतलब इसके ओपोनेंट कौन, इसके क्या ओपोनेंट कौन है, और इसके कौन कौन से संकेतक यानी इंडिकेटर हैं इमोशन के। संवेगों की पहचान क्या है? इनके रिकॉग्नाइजेशन क्या है इमोशन के? अभिप्रेरण क्या है? मोटिवेशन। अभिप्रेरित व्यवहारों के मानदंड, क्राइटेरिया ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, और इसके प्रक्रम और इसके प्रकार क्या हैं, यानी इसके जो टाइप्स क्या है, इसके मेजरमेंट कैसे करेंगे हम मोटिवेशन का। और बहिरस्थ बनाम अंतस्थ अभिप्रेरणा, यानी एक्सट्रेंसिक वर्सेस इंट्रेंसिक मोटिवेशन क्या होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या कहता है? मनोवैज्ञानिक प्रकारों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे होगा साइकोलॉजिकल फंक्शंस में। हर व्यक्ति अपने आप में कैसे अलग होगा किसी भी काम को करने को लेकर के। हर इंसान अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो सामान्य मानसिक योग्यताएं क्या होंगी? सिद्धांतिक उपागम यानी थ्योरेटिकल अप्रोचेस क्या होंगी उसमें? स्पेरमैन, थर्स्टोन और गिलफोर्ड, जेनसन, वर्नन और स्टर्नबर्ग की थ्योरी है, जेपी दास की थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी है। और कौन कौन सी थ्योरी है? क्रिएटिविटी एंड द क्रिएटिव थिंकिंग, एक टॉपिक ये भी है इसमें। सेकंड पेपर के बारे में बात करते हैं। अनुपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान यानी अप्लाइड सेटिंग में साइकोलॉजी। तो पहला इसमें क्या कहता है? पहला जो यूनिट है वो कहता है अनुपर्युक्त विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, कैसे हम साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब तक हमने पढ़ी थ्योरीज, थ्योरीज के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो थ्योरीज के लिए थ्योरेटिकल जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो सब क्या है पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे पेपर फर्स्ट में। लेकिन अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में क्या है? अप्लाइड जो क्वेश्चंस होंगे
वो पूछे जाएंगे, जैसे कि साइकोलॉजी को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो अनुप्रयुक्त बनाम मूलभूत विज्ञान, ये क्या कहता है कि जो मूलभूत विज्ञान है यानी कि जो बेसिक साइंस है, बेसिक जो विज्ञान है, और जो अनुप्रयुक्त यानी जो अप्लाइड विज्ञान है, उनको कंपेयर करके पढ़ना है। और मनोविज्ञान का स्वरूप एवं क्षेत्रिक मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है, क्षेत्रिक, सामाजिक, सामुदायिक, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, सामाजिक सामुदायिक क्षेत्र में, औद्योगिक, विद्यालय, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में, हर एक सेक्टर में जो है, हर एक फील्ड में हमें क्या पढ़ना है कि इसका जो स्वरूप है क्या है और वहाँ पर ये जो है कैसे काम कर सकता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं एवं मापन, हर इंसान एक दूसरे से डिफर होता है। ठीक है, तो उसकी भिन्नताओं को जो है हम कैसे मेज़र करेंगे, और उनकी भिन्नताओं के साथ साथ हम एक किसी काम को करने के लिए उसे कैसे मोटिवेट करेंगे। तो ये सब जो है इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का स्वरूप एवं स्रोत, मनोवैज्ञानिक मापनीकरण, परीक्षण निर्माण एवं मानकीकरण, विश्वसनीयता एवं वैधता, मानक क्रॉस वैधीकरण। ये क्या कहता है, एक तो साइकोलॉजिकल स्केलिंग कह रहा है ये, मनोविज्ञान मापनीकरण। फिर नेक्स्ट कहता है परीक्षण निर्माण, परीक्षण निर्माण मीन्स टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। फिर नेक्स्ट कहता है विश्वसनीयता एवं वैधता, वही वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, मानक क्रॉस वैधीकरण, यानी कि क्रॉस वैलिडेशन कैसे होगा, क्रॉस कल्चर में हम कैसे जो है सेम स्टडी या सेम जो है परसेप्शन, जो सेम कोई भी एक टेस्ट है तो वो वहाँ पर कैसे काम करेगा, तो क्रॉस कल्चरल में कैसे हम क्रॉस वैलिडेशन कैसे होगा उसका। थर्ड क्या कहता है, व्यक्तिगत मूल्यांकन, यानी पर्सनालिटी को असेसमेंट कैसे करेंगे। व्यक्तिगत मूल्यांकन के मुद्दे क्या हैं, आत्म अभिलेख के माप, यानी सेल्फ रिपोर्ट मेज़र कैसे करेंगे। फिर उसके बाद में प्रक्षेप तकनीक, प्रक्षेप तकनीक क्या होती है इसको पढ़ना है इस यूनिट में। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या कहता है, अनुक्रिया शैलियाँ, टीएटी रोशार्क तथा जो टीएटी रोशार्क तथा और क्या है एमएमपीआई, इस जैसे महत्वपूर्ण मापकों से परिचय, ये इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, फोर्थ यूनिट क्या कहती है, मनोविज्ञान विकृतियाँ एवं मानसिक समस्याएं। कौन कौन सी विकृतियाँ हो सकती हैं जो किसी भी ह्यूमन के माइंड में हो सकती हैं, या ये जो है किस तरीके के डिसऑर्डर जो है ह्यूमन माइंड में अकर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मानसिक स्वास्थ्य को हम स्टडी करेंगे इस यूनिट में। मानसिक विकृतियों का वर्गीकरण, मानसिक जो विकृतियाँ हैं उनको जो है हम कैसे कैसे वर्गीकृत करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें क्या होगा, इसमें डीएसएम चतुर्थ को जो है हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में क्या है, मनोस्नायुविक, मनोस्नायुविक मीन्स मनोस्नायुविक, मनोविदलन और मनोदोहिक विकृतियों के लक्षण। ये क्या कहता है, मनोस्नायुविक, मनोविदलन, मनोदोहिक विकृतियों के लक्षण, उनकी उत्पत्ति, प्रतिबल का परिवारण और मानसिक स्वास्थ्य। ये कहता है साइको न्यूरोटिक, साइकोटिक या फिर साइकोमेटिक डिसऑर्डर। और ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या कहता है, प्रतिबल, प्रतिबल कहते हैं स्ट्रेस को, उसका परिवारण और उसकी तथा मानसिक स्वास्थ्य, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस यूनिट में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कहता है सामाजिक समस्या एवं मनोविज्ञान, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं और उसमें मनोविज्ञान का जो रोल है वो पढ़ेंगे। अभिवृत्ति तथा पूर्वाग्रह, अभिवृत्ति पूर्वाग्रह किसे बोलते हैं हम, फिफ्थ यूनिट को पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। अभिवृत्ति, एटीट्यूड और जो पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मीन्स कोई भी हमने पूर्व धारणा बना ली है, प्रेजुडिस बना लिया है। फिर उसके बाद में क्या कहता है, संज्ञानात्मक और अभिप्रेरणात्मक स्रोत, यानी कॉग्निटिव और जो मोटिवेशनल जो भी स्रोत है उन सबको पढ़ेंगे इस यूनिट में। सामाजिक पूर्वाग्रह का निवारण, अब कोई भी सामाजिक पूर्वाग्रह बन जाता है उसका हम क्या निवारण निकाल सकते हैं। सामाजिक अंतर्द्वंद, जो सामाजिक अंतर्द्वंद होता है यानी सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनको जो है कैसे सोल्व करेंगे। सामाजिक समस्याओं को जो है यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, उनका सोल्यूशन भी साथ में रखकर चलना है, और कारण और समाधान, उनका समाधान आ गया ना समाधान। फिर नेक्स्ट कहता है सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव में क्या कहता है, प्रभाव, नियंत्रण शक्ति, प्रभाव के प्रकार। सामाजिक प्रभाव मीन्स क्या होगा,
सोशल इन्फ्लुएंस, इसको हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, इसकी शक्ति क्या होगी, अ, और प्रभाव के आधार क्या होते हैं। सामाजिक सुगमीकरण, समूहों के नेतृत्व और निष्पादन में समूह संबंधी कारक। सोशल फैसिलिटेशन, ठीक है, सामाजिक सुगमीकरण कहते हैं सोशल फैसिलिटेशन। समूह के नेतृत्व में निष्पादन, यानी ग्रुप में जो है समूह यानी ग्रुप के नेतृत्व में निष्पादन में समूह और जो संबंधी कारक हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी ग्रुप फैक्टर्स हैं, उन सबको इसमें पढ़ना है। और नेक्स्ट क्या कहता है, उद्योगों एवं संगठनों में मनोविज्ञान, जैसे हम किसी भी कर्मचारी को कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे चयन करेंगे, उसका प्रशिक्षण, उसको ट्रेनिंग कैसे देंगे, उसका निष्पादन आकलन कैसे करेंगे, यानी उसको जो है निष्पादन आकलन कैसे करेंगे उसको, और यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होगा उसका, और संकृत्य संबंधी अभिवृत्तियों, यानी जो भी संकृत्य संबंधी अभिवृत्तियों एवं व्यवहार, यानी जो भी उसका एटीट्यूड है, जॉब को लेकर के, हम उसको जो है उसके बिहेवियर को, इन सब चीज़ों को हम कैसे स्टडी करेंगे। संगठनों में अभिप्रेरणात्मक स्वरूप, यानी नेक्स्ट क्या कहता है, कोई भी संगठन है उसमें क्या है कि उसमें अभिप्रेरणात्मक स्वरूप क्या है, यानी मोटिवेशनल जो पैटर्न है उसका, जो मोटिवेशनल स्वरूप क्या है उसका। फिर नेक्स्ट कहता है संगठनात्मक संप्रेषण मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कम्युनिकेशन कैसे होगी, उसमें जो है एक हेल्दी कम्युनिकेशन को कैसे बनाए रखेंगे हम। संगठनात्मक प्रभावोत्पादकता, यानी वो जो संगठन है वो प्रभावी रहे, वो जो है इफेक्टिवली काम करे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 8 यूनिट, जो यूनिट 8 है वो क्या कहती है, शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान, यानी शैक्षणिक यानी एजुकेशन के फील्ड में, स्कूल सेटिंग ये सब में शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में एजुकेशन मनोविज्ञान। तो ये क्या कहता है, विद्यालय में समाजीकरण के अभिकर्ता के रूप में। लेट सपोज कि आप जो है किसी भी स्कूल में हो, तो वहाँ पर आप जो है एक एजेंट के तौर पर अभिकर्ता के रूप में कैसे कार्य करोगे। और विद्यालय बच्चों का अधिगम, जो विद्यालय में जो बच्चे होते हैं उनको जो है आप अधिगमित यानी मोटिवेट कैसे करोगे। और अभिप्रेरणा तथा संवेगात्मक समस्याएं, जो भी में प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं, भले ही वो इमोशनल हो या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम, तो उनको कैसे, या फिर मोटिवेशनल हो, उनको कैसे दूर करोगे। और शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारक, एकेडमिक अचीवमेंट जो है उनको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं।